इन लोगों ने एक समझौता किया जिसको कि हम लोग बर्लिन पैक्ट कहते हैं या बर्लिन का समझौता। इन लोगों में ये जो 4 देश थे, इसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, यह काफ़ी उग्र था और काफ़ी निरंकुश था। तो हम देखेंगे कि 1815 ईस्वी से लेकर यह मेटरनिक जब तक कि इंग्लैंड नहीं भाग गया, 1848 ईस्वी तक, 1848 ईस्वी की जब क्रांति होती है फ्रांस में, तीसरी क्रांति, तब मेटरनिक ऑस्ट्रिया से भाग गया था। वहाँ की पूरी व्यवस्था मेटरनिक के हाथ में थी, अर्थात उस यूरोप को मेटरनिक व्यवस्था के द्वारा संचालित और शासित किया जा रहा था। यह जो मेटरनिक व्यवस्था है, इसका काल हम 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक मान सकते हैं। 1848 में जब फ्रांस की तीसरी क्रांति होती है तो मेटरनिक भागकर इंग्लैंड चला गया। अब इस समझौता में इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। इस 1815 के वाटरलू युद्ध में फ्रांस के विरुद्ध एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और इंग्लैंड थे। इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक ग्रुप बनाया और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि यह जो राष्ट्रवादी विचारधारा जो फैल चुकी है, इसका असर इनके देशों में न पड़े। और नेपोलियन ने अपनी विजयों के द्वारा पूरे यूरोप के मानचित्र को खंड विखंड कर दिया था। सभी जगह उसने युद्ध करके उन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इसको पराजित करने के बाद ये चारों देश, क्योंकि उस समय यूरोप में इन्हीं लोगों का बोलबाला था, ये जो इंग्लैंड जो था वो फ्रांस के ऊपर था, नॉर्थ साइड में, और बाकी ये जो प्रदेश थे वे ईस्ट साइड में थे। तो इन लोगों ने स्विट्जरलैंड की एक जगह है वियना, वहाँ पर ये लोग जुटे और इन लोगों ने वियना, चूँकि हम जानते हैं कि यह फ्रांस है, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर जर्मनी है, नीचे इटली, ऊपर जर्मनी, ये फ्रांस, यह बीच में जो जगह था वह स्विट्जरलैंड था। यहाँ पर ये लोग जुटे और इन लोगों ने उस पुरातन व्यवस्था को, जो कि नेपोलियन के युद्ध विजयों के पहले की जो स्थिति थी, यानी क्रांति के समय की जो स्थिति थी, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसीलिए उसको हम लोग रूढ़िवादी पुनर्स्थापना कहते हैं। पहले जो स्थिति थी उसको इन लोगों ने कायम करने का प्रयास किया। और जो यह कांग्रेस था, वियना कांग्रेस, वहां पर इन लोगों ने जो संधि की उसको हम लोग वियना की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा, क्योंकि फ्रांस में हम जानते हैं कि लुई 16वां जो था वो बूर्बो वंश का शासक था, तो ये लोग पुनः फ्रांस में बूर्बो वंश का शासक बनाए लुई 18वां को। इन लोगों ने पोलैंड जो था उसको रूस के साथ मिला दिया। ऑस्ट्रिया जो था स्वयं कुछ प्रदेश ले लिया। पर्मा, मोडेना, टस्कनी में ये सब जो प्रदेश थे, ये इटली के प्रदेश थे, इसको इन लोगों ने हैब्सबर्ग डायनेस्टी को दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग वह व्यवस्था चाहते थे ताकि फ्रांस पुनः सर न उठा सके, और उसके चारों तरफ इन लोगों ने एक मजबूत किलाबंदी कर दी अलग अलग राजवंशों की या अलग अलग देशों की। यह व्यवस्था को हम लोग मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि 1815 ईस्वी से लेकर मेटरनिक का जो पतन होता है 1848 ईस्वी में, उसके बाद ये इंग्लैंड भाग गया। तो इतना काल जो था वह लगभग 33 साल होता है।
यह पूरे यूरोप को अपने हिसाब से चलाता रहा और वह व्यवस्था मेटरनिक व्यवस्था कही जाती है। क्योंकि मेटरनिक बहुत ही कठोर और बहुत ही पुरातनपंथी विचारधारा का था। वह तानाशाह के रूप में कार्य करना चाहता था, वह निरंकुशता का पोषक था, कभी भी वह राष्ट्रवाद की बात नहीं किया करता था। उसी समय जिस समय मेटरनिक व्यवस्था थी, चूँकि नेपोलियन ने अपने कोड के द्वारा, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के द्वारा, अपने विजयों के द्वारा, आर्थिक उदारवाद के द्वारा, सामाजिक और राजनीतिक उदारवाद के द्वारा लोगों में जहाँ जहाँ उसने युद्ध जीता था, जिन जिन देशों को अपने में मिलाया था, वहाँ के लोगों के दिमाग में एक राष्ट्रवाद की भावना जम चुकी थी और वे लोग स्वतंत्र होने की बात करने लगे थे। इसी क्रम में इटली में मेज़नी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। यह जो दो संस्थाएं थी, यह गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी। यह छिपे हुए, चूंकि मेटरनिक के जासूस हर जगह थे, यह गुप्त संस्थाएं थी जो क्रांतिकारी संस्थाएं थी और ये लोगों को उद्वेलित किया करती थी कि तुम इस तानाशाही के खिलाफ, तुम इस अधिनायकत्व के खिलाफ आवाज़ उठाओ। क्योंकि इटली में उस समय भी कार्बोनरी संस्थाएं थी जो पहले से यह काम कर रही थी और मेजनी इसी कार्बोनरी का सदस्य भी था, लेकिन इसने अपनी एक संस्था बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। तात्पर्य यह था कि मेटरनिक व्यवस्था तो थी, लेकिन राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह लोगों के मन से मेटरनिक निकाल नहीं सका था। और यह आगे देखेंगे किसी का परिणाम हुआ कि मात्र 15 साल के अंदर पूरे यूरोप में पुनः क्रांतियां होने लगीं। अगर मेटरनिक व्यवस्था बहुत अच्छी रहती तो वह व्यवस्था लंबे अवधि तक चलती, लेकिन किसी को कितने दिनों तक आप दबा कर रख सकते हैं। जो मनोभावना उनके मन में, जो विचारधारा उनके मन में आ चुकी थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, अब उस पर लगाम लगाना मेटरनिक के लिए भी मुश्किल हो रहा था। 1815 ईस्वी में चार्ल्स नेपोलियन 1815 ईस्वी में फ्रांस में लुई 18 जो बुर्बो वंश का शासक था, इसको गद्दी मिली और इसने लोकतांत्रिक विचारधारा से शासन करने का प्रयास किया। यह बुद्धिजीवियों को, मध्यम वर्ग को, कुलीन को, पादरी को, सबको मिलाकर यह काम करना चाहता था, क्योंकि एक समझदार शासक था। लेकिन जैसे ही 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, वहां पर चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा और चार्ल्स दसम महत्वाकांक्षी शासक था। यह कहता था कि इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने से अच्छा है कि मैं कहीं मजदूर का काम करूं, क्योंकि इंग्लैंड के राजा को संवैधानिक अधिकार बहुत प्राप्त नहीं थे, सिर्फ नाम मात्र के वे राजा थे। पूरा अधिकार वहाँ के संसद में थी, वहाँ के प्रधानमंत्री यूज़ करते थे। तो यह कहा करता था कि अगर मैं राजा हूँ तो मैं पूरा शासन अपने हिसाब से करूँगा, लोकतंत्र के हिसाब से, राष्ट्रवाद के हिसाब से नहीं करूँगा। और इस तरह इसने पुनः क्रांति की जो विचारधारा पनप चुकी थी उसको दबाने का प्रयास किया। और इस आग में घी का काम इसका जो प्रधानमंत्री इसने बनाया, पोलिगनेक को 1830 ईस्वी में इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। यह पोलिगनेक जो था, यह बहुत ही, क्या कह सकते हैं उसको, निरंकुश टाइप का व्यक्ति था। यह जितना चार्ल्स दसम सोचता था उससे 10 गुना ज़्यादा यह सोचता था। और इसने राजा को, चार्ल्स दसम को, एक 4 अध्यादेश जारी करने के लिए राजी करा लिया। इस 4 अध्यादेश में था कि लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको
छीन लिया गया।